हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाजकारी में एक शब्द पैरोल और परिवीक्षा के बारे में। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट का अगर आप यूनिट नंबर 10 देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा पैरोल और परिवीक्षा। आज उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और ये क्लासेस हिंदी माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। यूजीसी नेट की क्लास चलती है शाम को 7 to 8 PM। वहीं DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो क्लास चलती है वो शाम को 8:30 to 9:30 PM। और बात करें तो एक क्लास में आप लोगों के लिए MPPSC की भी प्रोवाइड कराता हूं जो दोपहर 1 to 2 PM आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल सोशल वर्क पर ही आधारित है। सारे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे एवरीडे लाइव क्लासेस होगी आपकी, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी आपकी, यूनिट वाइज PDF होता है, मॉक टेस्ट भी होता है, PYQ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यूजीसी नेट की अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ये नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है। आप लोगों का यूनिट नंबर 10 जो है समाप्त हो चुका है। आज शाम को 7 to 8 PM आप लोगों की इस यूनिट नंबर 10 से मॉक टेस्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी जो फ़ीस है वन टाइम पेमेंट पर 4000 है। इंस्टॉलमेंट में अगर आप करना चाहते हैं तो 2500 करके 2 किस्तों में होगी और वहाँ पर फीस जो है आपकी 5000 बन जाएगी। अगर वन टाइम करेंगे तो 1000 का आपका छूट मिल जाएगा। यहाँ पर DSSB की बात करते हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, इसकी फ़ीस जो है मात्र 1500 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को दिया भी जा रहा है। MPPSC की बात करें, हालांकि ये सोशोलॉजी पर आधारित है, सोशल वर्क को अलाइड किया गया है। यहाँ आपको बता दूँ यूनिट नंबर जो 6 है ये फिनिश हो चुका है। आज हम लोग बातचीत करेंगे इस पर, विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं दोपहर 1 बजे उस पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो 2500 रुपये में आप लोगों को ये प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और आज जो DSSB की क्लासेस होंगी 8:30 पर, वो होगा एम्स मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। आज मैं उन क्वेश्चन पेपरों को आप लोगों को दिखाऊंगा शाम को 8:30 बजे। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए सोशल वर्क के संबंध में तो आप, ये मेरा नंबर है 8506031308 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टॉपिक। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि मेरा जो टॉपिक है पैरोल और परिवीक्षा है। आपको बता दें, किसी आपराधिक मामलों में आप सुन सकते हैं किसी को परिवीक्षा या पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि इन शब्दों का उपयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर भी किया जाता है, ठीक है। रोड आइसलैंड में ये दो अलग अलग कानूनी स्थितियां हैं और आम तौर पर मामलों के दो अलग अलग चरणों में होता है। तो इसी कंडीशन पर आज हम लोग सबसे शुरुआत में जिक्र करेंगे प्रोबेशनल। प्रोबेशनल का मतलब ही होता है परिवीक्षा। देख सकते हैं आप, प्रोबेशन यानी अगर हम बात करें तो प्रोबेशन शब्द जो है लैटिन शब्द के प्रो बरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परीक्षा करना या कुछ साबित करना। परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रोबेशन का मीनिंग बताइए, अर्थ बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा परीक्षा करना या कुछ साबित करना। यह सुधार का एक वैकल्पिक तरीका है जो हिरासत में रखने के बिना है। यदि यह स्थापित किया जाता है कि कैद अपराधी के लिए उपयुक्त नहीं है तो अपराधी को जेल जाने के बजाय प्रोबेशन अधिकारियों की देखरेख में उसके समुदाय में छोड़ा जा सकता है। कहने का भाव ये है कि परिवीक्षा एक प्रकार की सजा है जो न्यायाधीश किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को दे सकता है। जेल या जेल में समय काटने के बजाय व्यक्ति समुदाय में अपनी सजा पूरी कर सकता है ना, समुदाय में यानी कम्युनिटी में। निसंदेह एक परिवीक्षा अधिकारी अपने परिवीक्षण के दौरान उनकी निगरानी भी कर सकता है।
याद रखिएगा, जेल के बजाय आप समुदाय में छोड़ दीजिए उसे। तो ये प्रक्रिया प्रोबेशन होता है। बात को केवल ध्यान से सुनिए, यहाँ उसको एक प्रकार से प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है। अब जेल में अगर रहेगा तो वो कम्युनिटी को देख नहीं पाएगा, समाज को देख नहीं पाएगा, लेकिन वही वही कंडीशन आप कम्युनिटी में रहिए, वो परिवीक्षा का पार्ट बनेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे रोड आइसलैंड में न्यायाधीश एक विभाजित वाक्य लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को कारावास का आदेश दिया जाएगा और फिर रिहा होने के बाद परिवीक्षा का आदेश दिया जाएगा। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में भारतीय कानून प्रणाली में प्रोबेशन से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और अपराधियों के प्रोबेशन अधिनियम, यानी आपको मैंने पढ़ा भी रखा है आप लोगों को, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में 1958 के तहत प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में अगर हम बात करें CRPC 1898 की धारा 562 में जब ये स्टार्ट हुआ था, प्रोबेशन के का जो है प्रावधान किया गया था। कई संशोधनों के बाद वर्तमान में धारा 360 के द्वारा इसका प्रावधान जो है प्रदान किया गया है। 1973 में ये संशोधित हुआ। CRPC के लागू होने से पहले भारत की संसद में 1958 में अपराधियों के प्रोबेशन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, जिसमें CRPC द्वारा कवर नहीं किए गए कुछ प्रावधान शामिल थे। अभी हम उस पर भी बातचीत करेंगे कि क्या भूमिका इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो प्रोबेशन से संबंधित है, उन्हीं पर मैं आप लोगों से आज की ये टॉपिक पर जिक्र करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे अंत तक। एक है दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में। CRPC में प्रोबेशन से संबंधित प्रावधान है धारा 360 और 361 में प्रदान किए गए हैं। धारा 360(10) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 360 और 361 के प्रावधान अपराधी जो हैं वो प्रोबेशन अधिनियम या बाल अधिनियम 1960 या ऐसे किसी भी कानून के प्रावधानों की वैधता को प्रभावित नहीं करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो धारा 360 और 361 है उसके प्रावधान के अकॉर्डिंग अपराधी प्रोबेशन अधिनियम या बाल अधिनियम 1960 वाले में ऐसे कानून जैसे किसी भी कानून के प्रावधानों की वैधता को प्रभावित नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। आगे बात करते हैं, अच्छे आचरण के लिए प्रोबेशन पर रिहाई की बात है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 का एक प्रोबेशन से संबंधित है। क्या क्या चीज़ें होंगी इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। परीक्षा में एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीश अभियुक्तियों को सीधे जेल या जेल भेजने के बजाय उन्हें एक दिखाने का अवसर देता है कि वे खुद का पुनर्वास करना चाहते हैं। इस प्रकार परीक्षा को विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी के अच्छे व्यवहार के अधीन पुलिस हिरासत में या पुलिस हिरासत से अपराधी की रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के 1 में प्रोबेशन से संबंधित कुछ बातें हैं, उसको समझते हैं क्या क्या है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं है और किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके लिए सजा या तो 7 साल की कैद या जुर्माना है, इस कंडीशन में एक प्रक्रिया शामिल होती है दंड प्रक्रिया की संहिता में, और वो 360 के 1 में प्रोबेशन से। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोबेशन में ऐसे शब्द आ जाते हैं कि 360 के तहत क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई, तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। या तो आपको ऐसे कहेगा कि अच्छे आचरण के लिए प्रोबेशन पर जो रिहाई होगी उनमें क्या बातें होती हैं निम्न, तो एक बात ये हो जाएगी जो 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं और किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके लिए या तो सजा है या तो 7 साल की सजा है या तो साथ ही साथ उसे जुर्माना भी है, उस कंडीशन में उसको यहाँ पर प्रावधान मिलने का पूरी की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। या 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति या कोई महिला या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है और अपराधी को अतीत में दोषी नहीं ठहराया गया है। अतीत का मतलब होता है पास्ट में, यानी अगर हम बात करें विगत समय में, ठीक है, उसे दोषी नहीं ठहराया गया हो। उम्र 21 वर्ष से कम कोई व्यक्ति हो या कोई महिला हो, ठीक है,
यहाँ ध्यान रखिए, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के लिए ना हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उस कंडीशन में भी इनको पैरोल मिल सकता है अच्छे आचरण के लिए। वही बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, और अदालत के सामने पेश किए होते हैं तो अदालत अच्छे व्यवहार या अच्छे आचरण के वादे पर तुरंत कोई दंडादेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभुजाओं, यानी आप ये कह लीजिए कि सिक्योरिटीज या सहित या उसके बिना या उसके द्वारा एक बॉन्ड लिख देने पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कि वह एक निश्चित अवधि के दौरान जितनी अदालत निर्दिष्ट करे तो उसे बुलाए जाने पर हाजिर होगा, यानी हाजिर होना पड़ेगा। इस कंडीशन में भी वह एक प्रकार से पैरोल पर छोड़ सकता है। एक केस था, ये कंडीशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस परिप्रेक्ष्य में, तो प्रोबेशन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे सभी लोग। आगे बात करते हैं तो कहता फूल सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य का 1979 का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है हमारे लिए। ठीक है, आमतौर पर जेल समय से पहले और अक्सर होती है, ऐसी कंडीशन पर परिवीक्षा अपनी अहम भूमिका निभाती है। यह एक सुधारात्मक पद्धति है। परिवीक्षा एक सुधारात्मक पद्धति है जहां अपराधी को दोषी ठहराया जाता है लेकिन जेल के बजाय समुदाय की निगरानी में रखा जाता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें कारावास की अवधि भी होती है, हो सकती है, इसलिए कि कुछ प्रकार के अपराधों के लिए न्यायाधीश के लिए उपलब्ध सजा का विकल्प है। उस पर हम लोग बात कर रहे हैं जो परिवीक्षा का नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि न्यायालय ने कहा कि अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है जिसने बलात्कार या जघन्य कोई अपराध किया हो, और ये बात करेक्ट है। तो ये फूल सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य में इस तरीके की बात हुई थी। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऐसे भी अगर कोई अपने मान ली गंभीर अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, तो ये थोड़ी ना हुआ कि आपको पैरोल पे छोड़ दिया, आप जाइए कम्युनिटी में रहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये किस केस के दौरान हुआ, तो फूल सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य कब आया, 1979 में। वहीं बात करते हैं सम्यक भत्सरना, यानी इसको बोला जाता है एडमोनिशन के बाद रिहा करना, धारा 360 के 3, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, शर्तों को पूरा करने पर अपराधी को रिहा किया जा सकता है। 360 के अंतर्गत 3 एक सब सेक्शन पार्ट है, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है इसको थोड़ा सा समझते हैं। अपराधी को पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया हो। दूसरा पॉइंट, जिस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया है वह चोरी, किसी भवन में चोरी या बेईमानी से हेराफेरी या आईपीसी के तहत कोई भी अपराध हो जो 2 साल से अधिक के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय हो, तो इसके कंडीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। वहीं बात करते हैं अहमद वर्सेस राजस्थान राज्य, जो 2000 का था केस। ठीक है, इस मामले में अदालत ने कहा कि प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता जिसने सांप्रदायिक कम्युनिटी तनाव लाने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। तो इस केसेस में भी आप ध्यान रखेंगे कि जो तनाव लाने के लिए या विस्फोटक को इस्तेमाल चीज़ किया है, जहां सामाजिक हानि हुई है, ऐसी कंडीशन पे उसे पैरोल नहीं मिलेगा। तो ये केस है, केस की अकॉर्डिंग बातें कही जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रोबेशन ना देने के लिए विशेष रीजन क्या है। धारा 361 के अकॉर्डिंग कहा गया कि यदि न्यायालय प्रोबेशन प्रदान नहीं करता है तो अपराधी को प्रोबेशन प्रदान नहीं करने का कारण भी निर्णय में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, चाहे वह सीआरपीसी अपराधियों की प्रोबेशन अधिनियम हो या बाल अधिनियम हो या ऐसा कोई भी कानून हो। इसके संबंध में तो कुछ विशेष कारण की वजह से बताया है कि प्रोबेशन नहीं मिला जाए, उसको नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने एक अधिनियम भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी क्लासेस अगर आप डेली लेते हैं आपको पता होगा कि अपराधियों के प्रोबेशन अधिनियम 1948 है ना। तो उसमें कहा गया है कि सम्यक भत्सरना पर रिहाई का प्रावधान धारा 3 द्वारा प्रदान किया गया। अच्छे आचरण पर प्रोबेशन प्रावधान धारा 4 द्वारा प्रदान किया गया और शर्तें वही हैं जो सीआरपीसी की धारा 360 में प्रदान की गई थी। धारा 5 क्या कहता है कि अदालत की अनुमति देती है, अदालत को अनुमति देती है कि यदि यह उपयुक्त पाया जाता है तो वह अपराधी को पीड़ित को हुए नुकसान या हानि
कानूनी कार्यवाही की लागत के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। अधिनियम धारा 6 कहता है कि 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों से संबंधित है और इस धारा में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे अदालत को पहले यह देखना होगा कि 21 साल के कम उम्र के अपराधी के लिए अधिनियम धारा 3 या धारा 4 लागू होगी या नहीं होगी। इसके लिए अदालत को प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट मांगनी होगी, तो अनिवार्य होगा। ऐसी कंडीशन पर ये कंपलसरी बताया। दूसरी बात कहा कि रिपोर्ट मिलने पर अदालत तय कर सकती है कि प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे। वहीं साथ ही साथ कहता है कि यदि अदालत प्रोबेशन प्रदान नहीं करती है तो उसे ऐसा नहीं करने के कारणों को भी स्पष्ट बताना होगा। वहीं अधिनियम की धारा 7 कहती है, कहा गया कि प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय होगी और ऐसी रिपोर्ट केवल 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों से निपटने के दौरान अनिवार्य होगा। आपको बता दें, आगे भी कहा गया है कि सामंजस्य अर्थान्वयन यानी आप कह सकते हो कि हार्मोनी कंस्ट्रक्शंस का सिद्धांत भी यहाँ पे लागू होता है। जैसे भले ही नई सीआरपीसी की अपराधियों के प्रोबेशन अधिनियम के बाद अधिनियमित किया जाता है या किया गया था, और यह अधिनियम की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करता है, खासकर जब धारा 310 के 360 के 10 सबसेक्शन 10 है, अधिनियम की वैधता को स्पष्ट रूप से मान्यता देती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपराधी सीआरपीसी और अपराधियों को प्रोबेशन अधिनियम दोनों के लाभों के हकदार हैं। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा कि विधायिका खुद को अनुबंधित करने का इरादा नहीं रखेगी। इस प्रकार नई संहिता का अधिनियम उपर्युक्त अधिनियम की प्रयोज्यता को नष्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ इसके कुछ मेरिट एंड डिमेरिट यानी गुण और दोष हैं। प्रोबेशन की विधियों में प्रस्तुत जो गुण हैं वो कहा गया कि यह पहली बार अपराध कर रहे अपराधियों को जेल में रह रहे अपराधियों को प्रभावित होने से रोकने में मदद करेगा। दूसरा है कि किशोर अपराधियों की सुरक्षा और पुनर्वास करता है। तीसरा है कि यह जेलों को अधिक भीड़ भाड़ से बचाने में मदद करता है। ये लाभ हैं। या अपराधी को समाज में सामान्य रूप से कार्य करने के द्वारा दूसरा मौका भी प्रदान करता है। ये जो 4 पॉइंट हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो DSSB के स्टूडेंट हो या चाहे वो UGC नेट के स्टूडेंट हो। ये चारों पॉइंट्स आप लोगों की परीक्षाओं में आगामी जो जून 2024 में होने वाला है उससे सवाल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं प्रोबेशन के दोष का मतलब एक प्रकार से डिमेरिट यानी हानियों की बात हो रही है कि यह अपराधियों को कानूनी परिणामों से खुद को मुक्त करने की अनुमति दे देता है। एक प्रकार से यह हानि के पार्ट हो जाता है। यह अपराध करने या इरादा रखने वाले लोगों का एक बुरा संदेह भेजता है कि ये मुक्त होकर बाहर निकल जा सकते हैं, तो इस प्रक्रिया में ये नेगेटिव परिपेक्ष में आता है। पैरोल वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है ये भी। पैरोल मैं बता दूं कि परिवीक्षा जो पैरोल होता है ये जेल से जल्दी रिहाई है और इसे सशर्त रिहाई के रूप में देखा जाता है। पैरोल का उद्देश्य बेसिकली दोषी ठहराए गए लोगों के पुनर्वास और समुदाय में पुनः एकीकरण में मदद करना होता है। ठीक है, तो देखिए पैरोल शब्द जो है फ्रांसिस वाक्य में अगर बात करें तो जे डोमेन मा पैरोल कहा जाता है और उससे उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है कि मैं अपना शब्द देता हूँ। प्रोबेशन की तरह ही पैरोल के उद्देश्य जो है कैदी को खुद को छुड़वाने की अनुमति देना है, लेकिन पैरोल रिहाई के एक रूप है जो केवल उन अपराधियों के लिए लागू होता है जो अपनी जेल की सजा काट रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में पैरोल होता है। भारत में पैरोल से संबंधित नियम जेल अधिनियम है 1894 का, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और कैदी एक अधिनियम है 1900 के। इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हालांकि भारत में पैरोल की पूरी तरह से एक समान कानून नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें पैरोल के लिए अपने स्वयं के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। पैरोल के दिशा निर्देशों में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है मामूली बदलाव की प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता दूं कि संघीय कानून के तहत है ना, संघीय कानून के तहत अधिकांश अपराधियों को पर्यवेक्षण के साथ समुदाय में सजा का अंतिम रिहाई पूरा करने के लिए सशर्त रिहा किया जाना चाहिए, जिसे वैधानिक रिहाई माना जाता है। और वैधानिक रिहाई का निर्णय
राष्ट्रीय पैरोल बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि यह कानून द्वारा अनिवार्य होता है। वैधानिक रिहाई पर अपराधियों का मानक शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है, जिससे पैरोल अधिकारी को रिपोर्ट करना और भौगोलिक सीमाओं के भीतर रहना शामिल है। और इसके अतिरिक्त और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। ये अत्यंत बात है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। पैरोल से इनकार करना, इनमें से अगर हम बात करें तो पैरोल कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो निम्न प्रकार से अपराधी हैं जिसे हम पैरोल नहीं दे सकते हैं। जैसे देखिए, आप पैरोल किसको नहीं दे सकते हो, ये बात याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो कहता है जो भारत के नागरिक ना हो, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो, उसे क्यों पैरोल दिया जाएगा। जिसे राज्य के खिलाफ अपराधी के लिए दोषी ठहराया गया हो, उसे क्यों पैरोल दिया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में कहता है कि हम पैरोल उनको नहीं दे सकते हैं। पैरोल फिर देंगे किसको, आगे बात करते हैं। पैरोल एक यह एक कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था मानी जाती है पैरोल। इसमें कैदी की रिहाई सशर्त होती है, जो आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है ना। तो जिसमें समय समय पर अधिकारियों की रिपोर्टिंग की आवश्यकता भी होती है। पैरोल अधिकार नहीं है और यह कैदी की विशिष्ट परिस्थितियों में दिया जाता है, जैसे कि परिवार में मृत्यु या सगे संबंधी का विवाह है तो आप पैरोल मिल सकते हैं। तो पैरोल अधिकार नहीं है, पैरोल का अधिकार नहीं है। तो और कैदी को विशिष्ट परिस्थितियों में दिया जाएगा, तो ये विशिष्ट परिस्थितियां हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ किसी कैदी के खिलाफ पर्याप्त वाद की स्थिति में भी उसे माना जाता या जो मना किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी यह मानता है कि दोषी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा, तो भाई इसे क्यों मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, पैरोल के कुछ प्रकार होते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार बताया, एक बताया कि भाई कस्टडी पैरोल है, दूसरा नियमित पैरोल है। कस्टडी पैरोल क्या होता है, ये बेसिकली आपातकालीन पैरोल भी इसे कहा जाता है। कस्टडी को आपातकालीन एक पैरोल होता है। यह 14 दिनों के लिए परिवार के करीबी सदस्यों जैसे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बच्चों, जीवन साथी इत्यादि की मृत्यु, परिवार की किसी भी सदस्य की शादी, जैसे भाई बहन या बेटे या बेटी आदि की शादी हो रही है तो उसके दौरान उसको पैरोल मिलेगा, तो इसको कहा जाता है कस्टडी पैरोल, है ना। इसको आपातकालीन भी कहा जाता है, इमरजेंसी। दूसरा नियमित जो है नियमित पैरोल होता है। नियमित पैरोल अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए दी जाती है, आमतौर पर उन अपराधियों के लिए जिन्होंने अपनी सजा के कम से कम 1 वर्ष को पूरा कर लिया है। यह निम्न कारणों से की जाती है। अगर हम बात करें तो परिवार के कोई सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु या दुर्घटना के रूप में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, जब दोषी की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो हो सकता है, पारिवारिक संबंध बनाए रखने के लिए भी यह हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जब किसी प्राकृतिक आपदा से उसके परिवार को जान माल की गंभीर क्षति हुई है तब हो सकता है पैरोल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पैरोल भी 2 टाइप का होता है, एक नियमित और एक कस्टडी। इन दोनों को अंतर्गत क्या क्या बातें हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल इनसे भी प्रश्न पूछता है। विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए भी हो सकती है, ठीक है। ये पैरोल होता है, प्रक्रिया कुछ है इसके। तो पैरोल के लिए याचिका दायर करने पर आमतौर पर जेल अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट उस थाने से रिपोर्ट का अनुरोध करता है जिससे दोषी को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट पैरोल के अनुरोध और अधीक्षक की सिफारिश के जो है औचित्य, जस्टिफिकेशंस, औचित्य को बोलते हैं, के लिए आवश्यक सभी ज़रूरी दस्तावेज के साथ उप सचिव यानी जिसको आप लोग बोलते हैं डिप्टी सेक्रेटरी गृह, सामान्य और राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और यह तय करता है कि दोषी को पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इतने लोगों की भूमिका भी होती है, आप नोट करिएगा। सचिव, राज्य सरकार, फिर जो गृह मंत्रालय वाली प्रक्रिया है वहाँ पे उन चीज़ों को भी बेसिकली मेंशन किया जाएगा, या आप काउंसलरों को भी यहाँ पर आप शामिल करेंगे। कुछ राज्यों में उपर्युक्त दस्तावेज जेलों के महानिरीक्षक, जिसको आप इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं, उनको भेजे जाते हैं। फिर वह उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के परामर्श पर ही यह तय करेगा कि पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी भी प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा पैरोल के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, यह कैदियों को उसके परिवार और समुदाय के संपर्क में रहने में सक्षम बनाता है। यह उन्हें अपने परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में शामिल होने की मदद भी करता है।
और उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की बात करता है, या उन्हें जेल में रहने की दुष्परिणामों से थोड़े समय के लिए राहत प्रदान करता है, या कैदी के पुनर्वास और सुधार के उद्देश्य के लिए ये प्राप्त है बेसिकली पैरोल, या कैदियों के लिए जेल में अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, ये चीज़ें होती हैं। पैरोल प्रावधान के अंतर्गत कुछ दोष पाए जाते हैं, कुछ डिमेरिट पाए जाते हैं, जैसे कारावास के दौरान अच्छा आचरण होना और रिहाई के बाद अच्छे आचरण होने की गारंटी नहीं देता है ना। ये चीज़ें हैं जो नेगेटिव में आता है। राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बहुत अधिक है। राजनीतिक संबंध रखने वाले विशेषाधिकार, जिसको आप कह सकते हो प्रिविजन, प्राप्त कैदियों को पैरोल प्राप्त करना आसान होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके कुछ अंतर हैं, इससे और आपको स्पष्ट हो जाएंगे अंतरों से। देख सकते हैं, अपराधियों को प्रोबेशन तब दी जाती है जब उन्हें कैद किए जाने के बजाय कड़ी निगरानी के तहत उनके समुदाय में छोड़ दिया जाता है। लेकिन पैरोल कहता है कि कैदियों के लिए एक अस्थायी रिहाई है, अस्थायी है, और इसमें कुछ शर्त होती हैं जिनका पालन कैदी को उस अवधि के दौरान करना चाहिए या करना होता है। ये आपका एक अंतर है। दूसरा अंतर कहता है, भारत में जो प्रोबेशन दंड प्रक्रिया संहिता है वो अपराधियों की प्रोबेशन अधिनियम द्वारा शासित होती है, लेकिन हम पैरोल के लिए नियम और विनियमन का एक आसान और ठोस सेट नहीं ढूंढ सकते हैं। हालांकि इसे जेल अधिनियम और कैदी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकारें और स्वयं के पैरोल दिशा निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है, जिससे पूरे देश में पैरोल दिशा निर्देश में भिन्नता होती है। प्रोबेशन का मतलब है कि अदालत द्वारा दोषियों को दिए गए फैसले से है, लेकिन अगर हम बात करें पैरोल में तो कैदियों के अस्थायी रिहाई की व्यवस्था से है। प्रोबेशन कहता है कि कारावास के बजाय दी गई सजा एक वैकल्पिक रूप है, लेकिन पैरोल कारावास से दी जाती है और पैरोल कारावास का एक विकल्प नहीं है। प्रोबेशन जो होता है वो अदालत द्वारा सुनाया जाता है। अदालत यहाँ पे देख सकते हैं अहम भूमिका है, ये पेपर में सवाल आया भी है। वहीं अगर हम बात करते हैं, प्रोबेशन प्रकृति में न्यायिक है। भारत में पैरोल आमतौर पे राज्य के गृह मंत्रालय के उप सचिव या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी। मैंने अभी आपको बताया भी था, पैरोल जो है ज़्यादातर क्या होता है, अर्ध न्यायिक होता है। ये अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 5th वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। 6 कहता है कि कैदी को कारावास से गुजरने से पहले प्रोबेशन दी जाती है, और कैदी को कारावास की न्यूनतम अवधि से गुजरने के बाद जो है पैरोल प्रोवाइड कराया जाएगा। 7 पॉइंट कहता है कि उन अपराधियों को प्रोबेशन प्रदान नहीं की जाती है जो पहले कैद या दोषी ठहराए जा चुके हैं। कारावास से गुजर रहे किसी भी अपराधी को पैरोल दी जा सकती है। पॉइंट 8 कहता है कि जब एक अपराधी को प्रोबेशन पर रिहा किया गया तो प्रोबेशन की किसी भी शर्त पर चूक करता है तो उसे एक विशेष अवधि के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन पैरोल की शर्तों का अगर उल्लंघन करने वाले को मूल फैसले के आधार पर कारावास को फिर से शुरू करने के लिए जेल में वापस भेजा जा सकता है या भेजा दिया जाता है। इस तरीके की बात ध्यान रखेंगे, भेज दिया जाएगा। प्रोबेशन एक अपराधी को सुरक्षा प्रणाली में पहला चरण है, लेकिन अपराधी को सजा की अवधि से गुजरने के बाद पैरोल अंतिम चरण है। ये बात ध्यान रखिएगा। पॉइंट 10, प्रोबेशन के दौर से गुजर रहे व्यक्ति के लिए कम कलंक है क्योंकि उसे जेल की सजा नहीं दी जाती है। लेकिन जब कोई कैदी पैरोल पर छूटता है तो उसे समाज में भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। यह प्रक्रिया बेसिकली पैरोल की हो जाती है। तो याद रखिएगा, पैरोल बेसिकली अगर हम जिक्र जब करते हैं पैरोल की कंडीशन में, है ना, तो उस चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पैरोल किस तरीके से भूमिका निभाता है और प्रोविज़न किस तरीके से भूमिका निभाता है। बेसिकली पैरोल किसी अपराधी द्वारा अपनी सजा का एक बड़ा भाग काटने के बाद अच्छे आचरण की वजह से उसे जेल से कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं, ये केस था हीरालाल वर्सेस बिहार राज्य का भी। हीरालाल वर्सेस बिहार राज्य, ये केस जो आया था 1977 का था पैरोल में। तो इस मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि लंबी अवधि के कैदियों को अस्थायी पैरोल पर छोड़ा जाना चाहिए। क्या बोला? कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि लंबी अवधि के कैदियों को अस्थायी पैरोल पर छोड़ा जाना चाहिए। ये चीज़ें जिक्र किया था। पैरोल व्यक्ति
पर शर्तें हैं, जैसे देर रात तक बाहर नहीं घूमना है, वेश्याओं के साथ नहीं जाना है, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में रहेगा वो, किसी पर्टिकुलर एक एरिया में रखा जाएगा उसको, ठीक है, बिना इजाज़त शादी नहीं करेगा, नौकरी नहीं बदलेगा, पशुओं को जान से नहीं मारेगा। इस तरीके की बातें भी कहीं ना कहीं पैरोल में मेंशन की गई है। इस चीज़ को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, इन शब्दों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहीं से परीक्षाओं में आप लोगों को मैं बता दूं तो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक सज़ा का भाग काटने के बाद जो है सज़ा जो होता है वो निलंबन का पार्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सज़ा का निष्पादन शुरू होने से पहले सज़ा का निलंबन होना, ये बेसिकली परिवीक्षा का पार्ट है। परिवीक्षा न्यायालय द्वारा दी जाती है। पैरोल न्यायालय की अनुशंसा के बाद पैरोल बोर्ड द्वारा दी जाती है। बोर्ड होता है, पैरोल बोर्ड में होता है, परिवीक्षा न्यायालय में होता है। यह सजा शुरू होने से पहले दिया जाता है। सजा शुरू होने से पहले कौन देता है? परिवीक्षा में बात आती है, ठीक है। और पैरोल देने के लिए अपराधी को होना अत्यंत आवश्यक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कम से कम 1/3 यानी 1/3 सजा काटी हो उसने पैरोल में, ये बातें पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्लासेस थी परिवीक्षा और पैरोल की। आपको बता दें कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट जून 2023 के लिए आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट किया है। यूनिट नंबर 10 फिनिश हो चुका है। आज यूनिट नंबर 10 पर प्रैक्टिस होगी। यूजीसी नेट की जो फीस रखी गई है वन टाइम में वो 4000 है। और DSSB की अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वाली, तो वो 1500 इसकी फीस रखी गई है। यहाँ पर आपको सारे कंटेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज एम्स मेडिकल सोशल वर्क का क्वेश्चन पर हम लोग बातचीत करेंगे शाम को 8:30 बजे। और वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश MPPSC की, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है वो समाजशास्त्र के आधार पर है और सोशल वर्क को वहाँ पे अलाइट रखा गया है। तो उसकी भी मैं क्लासेस आप लोगों को चलाता हूँ मात्र 2500 रुपये में। आज इसकी दोपहर की जो 1 बजे क्लास होने वाली है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर हम लोग बातचीत करेंगे विथ व्याख्या के साथ हर एक प्रश्नों पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरा नंबर नोट करें 8506031308 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।